आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी तक जितनी भी क्लास किए हुए हैं सारी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, जिसमें भी जीएस का अपने इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, उसमें जितनी भी हमने आज तक क्लासें की हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, उसी की श्रृंखला में आज हमने जो है अभी तक हमने जो है जियोग्राफ़ी की 13 क्लासें कवर कर ली है, 13 क्लासें कर ली हैं। इनमें हमने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना एग्ज़ाम में आता है हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में आज की हम थोड़ा नई क्लास लेकर आए हैं, जो कि आज की क्लास है पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम 1 घंटे में पॉलिटी का संपूर्ण पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चन आते भी या नहीं आते, लेकिन जो काफ़ी बार रिपीटेड हुए उनमें डिस्कस करेंगे। वैसे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सारे क्वेश्चन अपने जगह इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन जो जितने रिपीटेड होते हैं, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे अदर सेक्टर की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, तो जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आते हैं उनके चांसेस रहते हैं। ये यूपीएससी नहीं है कि ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में रिपीटेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए, क्विक रिवीजन होगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आते हैं उनसे ही हम लोग उनको ही डिस्कस करेंगे। उसमें ओवरऑल हम सारी क्वेश्चन जो पॉलिटी के पूछते हैं, इंडियन पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को हम एक बार में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के हम मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमेशा बताया है कि हम जब भी कोई वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम एक मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम अंदर से उत्साहित रहते हैं, प्रेरित रहते हैं किसी काम को करने के लिए, तो हमको करने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि किसी भी काम को करो एंजॉय के साथ करना चाहिए, उसको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने में तभी मज़ा आता है जब अंदर से इच्छा करती है, इच्छा शक्ति आती है, अंदर से मज़ा आता है, आनंद आता है। स्टडी को भी एक एज अ एंजॉय की तरह ही हमको करनी चाहिए। बोझ नहीं समझना चाहिए कि एक प्रकार का हमारे अंदर बोझ है, पढ़ना हमारा बोझ है। बोझ, जिस दिन आप समझ लेंगे कि पढ़ाई एक बोझ है, यू कैन नॉट डू इट एनीथिंग। जो भी तुम पढ़ोगे वो बोझ ही रह जाएगा। क्योंकि बोझ के तले लोग जब दबते हैं तो उनको इन्जॉय नहीं होता है, उनको दुख होता है, उनको परेशानी होती है। अगर आप इन्जॉय की तरह पढ़ेंगे स्टडी को, then you will definitely whatever you are just studying you will learn about it। तो उसको अच्छे से याद कर पाओगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के मोटिवेशन थॉट को हम लोग बारीकी से देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थॉट है। आज का थॉट है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं सभी लोग। कोई भी व्यक्ति है जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहता है। अगर आप किसी से भी चलते पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं बचपन से, तो बड़े जोश में आजकल के बच्चों में, युवाओं में देखने को मिला है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा शब्द है, कहने में आसान है लेकिन बहुत बड़ा शब्द है। और इसकी जो यात्रा है, वो जर्नी बहुत लंबी है आसान, लेकिन इतने लोग हैं इसमें कि बिना हार्ड वर्क के आप पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचाएँ। तो जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता क्या होती है? एबिलिटी तुम्हारी जो होती है। अब आपको आता है जीएस में बहुत अच्छी पकड़, आप समझदार हैं, आप समझिए और दूसरों को समझाइए। जब आप दूसरों को समझाएंगे तो आपकी योग्यता निखरेगी, और जब आपकी योग्यता निखरेगी तो आपकी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ, अगर मैं सोच लूँ कि नहीं मैं ही पढ़ लूँ, दूसरे को पढ़ने का मौका ना मिले, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर पढ़ूँगा, अगर समझाऊँगा, तो मैं अपनी योग्यता को निखार रहा हूँ, अपनी बातें बता रहा हूँ, मेरे और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं कभी एग्ज़ाम में कहीं जाऊँगा तो मैं और अच्छे से उसको कर पाऊँगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन कर ही पाऊँ, क्योंकि याद करते हैं मिस हो जाता है, दिमाग से रहते हैं लेकिन डाउट रहता है। तो योग्यता को निखारना चाहिए, तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता ही मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर सकती है। मतलब योग्यता से ही कोई भी काम आसानी से पूरा हो सकता है। क्योंकि योग्यता में उस योग्यता की बात कर रहा हूँ जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जो भी अंदर आपके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एबिलिटी रखी हुई है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई पे आप लेके चलते हैं, तो आप जैसे चाहते हैं कि हमको सारा कॉन्सेप्ट, सारे सब्जेक्ट हमको अच्छे समझ में आते हैं, तो उसी योग्यता के बारे में बात हो रही है कि अगर सारी योग्यता आप निखारेंगे, आपको अच्छे से पकड़ है अपनी एबिलिटी पर, देन यू कैन डू एनीथिंग। तुम्हारे सारे काम आसानी से पूरे हो सकते हैं, आप पूरे हो जाएंगे।
तो इसी जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और एक क्विक रिवीजन पर ध्यान देते हैं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐसे देखता हूँ कि जो मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ से मुझे अच्छे लगे मैंने वहाँ से स्टिक को कट किया और यहाँ पे लाके आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैंने सारा कलेक्ट किया हुआ है। फिर एक जगह रख के आपको दिखा देता हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा है, क्योंकि कलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपको पता रहेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड हैं, तभी आप उसको कलेक्ट कर पाएंगे। तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग और इसको लास्ट तक नहीं पहुँचते, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी वही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, फिर आप उसको देखिए मत। आपको नहीं देखने का मतलब मत देखिए आप, लेकिन देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, कम से कम आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो आज का हमारा जैसे कि इसमें दिख रहा है, संपूर्ण इंडियन पॉलिटी रिवीजन 1 घंटे में, फुल फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। तो आप इस बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको अच्छा लगता है। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी 2 से 4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रामबाण है, ठीक है, ये रामबाण है, आप समझ लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन अगर पॉलिटी के आएंगे तो श्योर आप यहाँ से पढ़िएगा, श्योर आपकी जो है 2 से 3 में तो 2 क्वेश्चन तो आपको प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, तो ऐसा भी करिए कि आप जो है पढ़िए और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला पॉइंट हमने उठाया है कि भारतीय संविधान के भाग। बहुत पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। पहले 18 थे, फिर 4 जुड़े तो 22 हो गए। ठीक है, 18 4 22, और 395 अनुच्छेद हैं, और जो है सॉरी 22 थे 25 हो गए हैं, 18 नहीं थे, 22 थे, अब जो है 25 हो गए। कितने हो गए? 25। 22 थे, ये मूल संविधान की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, मूल संविधान के बारे में बताया जा रहा है कि 22 भाग थे और 12 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन 12 हो गई हैं। ठीक है, पहले 8 थी, फिर जो है 4 बढ़ के 12 हो गई हैं। तो यहाँ पे 22 थी, 25 भाग हो गए हैं, और 395 क्या है? अनुच्छेद हैं। लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारे अनुच्छेदों में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ है, तो लगभग 450 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ में, जब भी संविधान सब चलता है तो उसमें घटना बढ़ना हो जाता है। ये तो बात को दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं क्या है क्या नहीं, ये सारा करंट डाटा है, आप इसको देखे रहिए करिए। जैसे मैंने बताया भाग, तो 22 भाग हैं तो 25 भाग आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुसूचियाँ 8 थी, 12 हो गई। अनुच्छेद 395 मूल संविधान में थे, अब जो है बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब भाग 1 की बात करता हूँ, तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र की बात होती है। संघ मतलब फेडरल। अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो एक एरिया है, उसमें जो है राज्य के क्षेत्र, विशेषाधिकार, राज्य का विस्तार, क्षेत्रफल का विस्तार, उसके बारे में सारा डिस्कस किया हुआ है, जो भाग 1 का भाग है। अब भाग 2 में बात करता हूँ। भाग 2 में आपको मिलेगा नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में मिलेगा, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है। ठीक है ना, अनुच्छेद कि किस अनुच्छेद के तहत आपको नागरिकता मिली भारत की, कितने लोग पाकिस्तान से इस अनुच्छेद के तहत आ गए हैं, उनको भारत की नागरिकता मिली, कितने साल बाद ख़त्म हो जाएगी, दोहरी नागरिकता होगी नहीं, सारा कुछ इसमें जो है बताया गया है। और अब मैं भाग 3 की बात करूँगा। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 5 से 12 के बीच में है। ठीक है, ये भी याद रखिए, पूछ देता है कि मूलभूत अधिकार किस भाग में, तीसरे भाग में, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 12 से 35 के बीच में, सारा मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में आते हैं। ठीक है, डीपीएसपी जैसे बोलते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। अब मूल कर्तव्य की फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि मूल संविधान में नहीं थे लेकिन अभी संविधान में जोड़े गए हैं, किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन किस स्वर्ण सिंह, कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, सारा कुछ हम जो है आगे की क्लास में देखेंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं, जो कि भाग 4A का भाग है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, हाँ, अब मैं बात करता हूँ भाग 5 की। तो इसमें क्या है, संघ की बात होती है। किसकी बात होती है? संघ की बात होती है। संघ मतलब यूनियन, UNION। तो यूनियन माने संघ होता है, तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें अल्फ़ाबेट है, तो 5 से याद कर लीजिएगा, संघ होता है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में, 52 से 151 के बीच में। ट्रिक है। अब स्टेट की बात होती है, तो स्टेट्स कई सारे स्टेट्स हैं, तो इसमें एस लगा देंगे तो 6
अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। तो 6 वाले भाग में कौन सा आ जाएगा, राज्य आ जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 152 से 237, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7वां, ठीक, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्देशित है। ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया, संविधान के संशोधन के बारे में बताएगा जो 1956 द्वारा निर्देशित किया गया है, इसमें लाया गया है। ठीक है। मैं बात करूँगा अनुच्छेद भाग 8 की बात करूँगा, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। अनुच्छेद 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र की बात होती है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर राज्य, जैसे मैं ऊपर बात कर रहा था, अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे ऊपर बात कर रहा था राज्य की, तो ये चीज़ नीचे रिपीट हो गई क्योंकि मैंने इसको जो है स्क्रीन पिक करके यहाँ पे रखा था। तो ठीक है, वही चीज़ है। अनुच्छेद 7 में आया संविधान अधिनियम, जिसे 7वां संशोधन कहते हैं 1956 द्वारा। 8वें में संघ और राज्य क्षेत्र, और 9वें में आ जाता पंचायत। तो पंचायत आप जोड़े जब लिखेंगे पंचायत, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 9 अल्फ़ाबेट आएंगे, जो कि 9वें भाग का दिखाता है ये। तो पंचायत के बाद नगर पालिका आता है, तो जो कि 9 का ए बन जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो संविधान की बात करूँ, कौन से संविधान के अंदर अनुच्छेद के अंदर आता है, 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है। अब ओ तक यहाँ पे हो गया था 243 पी से 243 जेड जी तक। पी की आर एस टी जेड तक हो जाएगा, जेड के बाद जेड ए, जेड बी सी डी, जेड डी, जेड ई, ऐसे करके जेड जी तक। ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो है इसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, यहाँ से पी से जेड जी तक। ठीक है। ये क्या, नगर पालिका 9 का ए, और 9 भाग 9 जो है पंचायत के बारे में। ठीक है। अब भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 244 से 43 तक हो गया था। 244 से 44 ए तक अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 10, भाग 11 की बात करूँगा तो संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में संघ और राज्य के बीच संबंध कैसा होता है, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच संबंध कैसा होता है, उसके बारे में है। अब भाग 11 के बाद आते हैं 12 में, वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद। तो अनुच्छेद 264 से 300 के ए के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 300 ए में है। तो ये अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में आता है, जो कि वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 12 का भाग है। अब मैं बात करूँगा अनुच्छेद 13 के बारे में, भाग 13 के बारे में। तो भारत के राज्य के भीतर व्यापार जो होते हैं, वाणिज्य होता है, समागम होता है, उसके बारे में बताया गया। व्यापार वगैरह के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में जाता है। संघ और राज्य के अधीन जो शक्तियाँ होती हैं, अधीन सेवाएं होती हैं, जो संघ और राज्य सेवाएं देता है, उनके बारे में बताया गया है। भाग 14 में बताया गया। ठीक है, कौन से भाग में बताया गया, 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अधिकरण में बताया गया है कि अनुच्छेद 14 का ए अधिकरण है, जिसमें अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक, यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है तो 323 बी तक याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अधिकरण की बात करता हूँ 323 बी तक की देखिए। ठीक है। अब बात करते हैं भाग 15 निर्वाचन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है किस भाग में निर्वाचन है। निर्वाचन, एन से निर्वाचन मान लीजिए कह दिया तो एन 14 में आता है, लेकिन एन के आगे पी आता है। ठीक है ना, कि पोल लगते हैं। ठीक है ना, पंचायतों का चुनाव होता है, या क्या कहते हैं वोटिंग होती है। ठीक है। तो पी पोल, पोल का किसके लिए होता है, चुनाव के लिए होता है, निर्वाचन। ठीक है, 15, तो ऐसे करके याद रखें। ठीक है ना, क्योंकि MNOP, तो वहाँ पे जो है ऐसे याद करने के तरीके होते हैं कि 15 में आएगा। ठीक है। 324 से 329 ए के बीच में आता है। अनुच्छेद बहुत पूछता है कि 324 से 329 के बीच में इसका उल्लेख है, निर्वाचन का उल्लेख है। निर्वाचन में कितने सदस्य होंगे, कैसा निर्वाचन होगा, राज्य का, क्षेत्र का और जिले का, ऐसा सब सारा बताया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हैं, जो अनुच्छेद 30 से 342 के बीच में कुछ वर्ग हैं इसके लिए विशेष उपबंध की बात जो की गई 330 से 342 के बीच में है अनुच्छेद, और भाग 15-16 है। अब 17 अनुच्छेद भाग की बात करते हैं। इसमें राजभाषा के बारे में बताया गया। ठीक है ना, लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में बताया गया, तो याद रखिए कि लैंग्वेज बताना है तो 17, तो हम लोग 17 बार लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी नहीं याद होता ऐसे करके। तो 17 में क्या है, लैंग्वेज है, राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351, जो कि हिंदी राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। इसका भी बात बताइए कैसे, कब इसको बढ़ावा गया, कैसा क्या है, कहाँ कहाँ पर लागू किया जाएगा, इसके उत्थान के लिए क्या किया गया। ठीक है। तो आपात प्रबंधन की बात करते हैं, 18 में आता है।
भाषा जान लिया फिर तुमको बहुत सारी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है अगर नहीं जाने हो तो। भाषा 17 में हो गया तो 18 में क्या हो गया, आपात उपबंध आ गया, जो अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, जिसमें इमरजेंसीज होती हैं 352 से 360 वो सारा बताया गया है कि 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, 360 में वित्तीय आपातकाल, 352 में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब भाग हम बात करते हैं, भाग 18 की बात करते हैं। 17 हो गया, 18 सॉरी 18 हो गया, 19 की बात करते हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 बताया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 18 19 हो गया, 20 की बात करते हैं। 20 में संविधान के संशोधन के बारे में अनुच्छेद, इसका उल्लेख नहीं है इसमें, अनुच्छेद 389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, सॉरी 389 नहीं, गलती होगी, 368 है, 368 मिस्टेक हो गया था, 368 है। ठीक है, अनुच्छेद 367 संविधान के संशोधन संबंधित है। भाग 20 भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 69 से 92। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। अब संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, संक्षिप्त में किसी का नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकरण और निरसन है, तो अनुच्छेद 22 सॉरी भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, उसके बारे में। लेकिन यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, सारा कुछ आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट संविधान का संशोधन 20 में है। ठीक है, आपात उपबंध है 18 में है, ये भी याद रखिएगा कि भाषा आप नहीं बोलोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बंद लग जाएगा, आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, भाषा जाने बिना आप नहीं आ सकते। भाषा 17 में जाना है, 18 में क्या कहा गया कि भाषा जानो, नहीं तो यहाँ पे नहीं आ पाओगे, आप पे प्रबंध लग जाएगा, उपबंध लग जाएगा। तो आपात उपबंध 18 हो गया। ठीक है, 17 में भाषा हो गया और 15 में क्या हो गया, अपना निर्वाचन हो गया। तो सारा ऐसे ही करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। मूलभूत अधिकारों के बारे में, तो मूलभूत अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 15 के बीच में मूलभूत अधिकार मैंने बताया था। सॉरी 12 से 35 के बीच में मूलभूत अधिकार हैं, इनके बारे में बताया गया है। राज्य के निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में। मैं दोबारा उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्रत्येक नागरिक के लिए मूल कर्तव्य होगा, क्या होगा, कितने मूल कर्तव्य होंगे, सारा मैंने बताया था 11, बाद में एक जुड़ा तो 12 हो गया। तो ये भी आप दिमाग में जो है आपको रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण किया गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो 1980 और 79 में आता है संसद आता है, क्या आता है, संसद आता है। तो इस बात को भी आपको जो है दिमाग में जो है रखना है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि लोकसभा की संरचना के लिए क्या होता है, 81 एक ट्रिक होती है सरल, तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तो 79 80 अरे ना तो सिर्फ हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे आपको कि मैंने बताया कि अनुच्छेद 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया। अनुच्छेद 51 का ए में बताया गया है कि आपका जो है मूल कर्तव्यों का विवरण किया गया है, अनुच्छेद 51 का ए में। तो मैं आपको बता रहा था अनुच्छेद 51 के ए में क्या है कि अनुच्छेद 11 क्या है, मूल कर्तव्य है, पहले 10 थे, फिर एक और जोड़ा गया था जो कि शिक्षा का अधिकार था, अनुच्छेद 21 ए के तहत। ठीक है ना, तो कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ये भी याद रखिए। ठीक है, तो जो मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, और यहाँ पे जब ये जोड़ा गया था, जो 10 के बाद 11वां जोड़ा गया था, ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया गया था। तो मैंने बता दिया है कि ओवरऑल क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य क्या है, सारा मैं अभी डिस्कस करूँगा। मूल कर्तव्य कितने हैं, क्या हैं, कौन कौन से हैं, तो मूल कर्तव्यों के बारे में बता दिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, लोकसभा 81 में, 79 में संसद। ठीक, आगे बात करता हूँ अनुच्छेद की जो राजभाषा है, अनुच्छेद 43 में ये बात हमने किया था, भाषा 17। ठीक है, इसके बारे में 18 में क्या लग जाएगा, आपातकाल। ठीक है, हमने बात किया था ना 17 में क्या है, भाषा रहेगी, और 18 में क्या लग जाएगा, आपातकाल लग जाएगा। भाषा को तभी जब तक नहीं तब तक आपको जो है अंदर नहीं आने दिया जाएगा, मतलब आपके प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो 18 में उपबंध है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किसी भी राज्य में अगर हमारी राज्य व्यवस्था नहीं चल पा रही है
तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अनुच्छेद 367 संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी याद रखें, 367 संविधान संशोधन, ठीक है। 367 राजभाषा के रूप में हिंदी। अब अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ होती हैं। मुख्यतः 12 होती हैं, लेकिन हम लोग 1 बाय 1 सारी अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्यों का वर्णन किया गया, संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सारे जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए होते हैं, विधानसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष जो होता है संबंध, उपबंध के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, उनके पदों के बारे में बताया गया, सारे बड़े बड़े अधिकारियों के पदों के बारे में, ठीक है ना। और तीसरे में क्या, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में बात, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया, शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बात किया गया, चौथी अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के शासन और प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर, तो इनके बारे में जो है उपबंध की, जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, लेकिन यहाँ पे जो है इनके स्टेट को कर दिया गया है कि सारे जो है स्पेशल स्टेट हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातियों के प्रशासन के बारे में अनुच्छेद किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में जो शक्तियाँ थी, सारी शक्तियों को 3 अनुसूची में बांट गया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है ना। संघ सूची जिसमें सेंट्रल का हाथ होता है, शक्तियाँ सेंट्रल बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में राज्य और सेंट्रल की दोनों की शक्तियाँ मौजूद होती हैं। कितनी किन शक्तियाँ होती हैं संघ सूची में, पहले क्या, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी है, संघ सूची में पहले 97 थी, अब 100 हो गई है। जैसे राज्य सूची की बात करते हैं तो 47 से 52 हो गई है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिए, राज्य सूची में 66 थी, 66 से कितनी हो गई है, 61 हो गई है। राज्य सूची में 66 से 61 हो गई हैं। और इसमें जो है जो 5 शक्तियाँ राज्य सूची में थी वो संघ समवर्ती सूची में चली गई हैं, जो कि 47 से 5 जोड़कर 52 हो गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें पहले 97 थी, तो 97 से 100 हो गई है, 97 से 3 बढ़ के 100 हो गई, इसमें 66 से 61 हो गई हैं। तो 5 जो शक्तियाँ थी यहाँ पे चली गई हैं, समवर्ती सूची में चली गई हैं। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं को, भाषा के बारे में बताया गया। पहले 14 भाषाएं थी, अब 8 भाषा जुड़ के क्या हो गई, 22 भाषाएं हो गई हैं। तो भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में विनियमों में सत्यापन और प्रावधान, ठीक है, इनमें क्या है, विशिष्ट नियमों और विनियमों में प्रावधान के बारे में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, ठीक है, दल परिवर्तन, आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर इसके बाद 11वीं सूची में पंचायतों का अधिकार और प्राधिकार के बारे में बताया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार प्राधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक ये मैंने अनुसूची के बारे में बता दिया है, और मैं जो है जो ट्रिक लेके आऊँगा उसमें जो है आपको बताऊँगा। ट्रिक वाले सेशन में जब आऊँगा, मैं अभी मेरी एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है ट्रिक का, जीके ट्रिक, तो उसमें ट्रिक में जब आएगा तो मैं सारा डिस्कस करके आपको जो है बताऊँगा, ठीक है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की बात करता हूँ। संशोधन में जो 7वां संशोधन है 1956 में हुआ था, जो कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन और वर्ग A, B, C और D के उन्मूलन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना के बारे में। 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था, पाकिस्तान के साथ समझौते परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्रों का समायोजन की। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, पुर्तगाल के अधिकरण द्वारा दादरा नगर हवेली और भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 1961 के द्वारा क्या किया गया था, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ये याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत, कब, 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को कहाँ पे शामिल किया गया था, दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अब मैं 12वां संविधान संशोधन की बात करता हूँ, जो कि 1961 में ये भी हुआ था। इसमें जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ऊपरी वाला जो 10वां था, 10वें में जो है दादरा नगर हवेली को और दूसरे वाले में जो 12वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, उसमें गोवा और दमन दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा, सन एक था 1961, लेकिन जो है उनका जो तारीख जो है संविधान संशोधन, कौन सा संविधान नंबर था संशोधन का, वो 10वां और 12वां था, ठीक है। इसको भी दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है इसमें। अब 13वां संविधान संशोधन, उसमें जो है बताया गया है कि ये भी 1962 में हुआ था। इसमें 1 दिसंबर 1963 को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष सुरक्षा
के साथ नागालैंड राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नागालैंड किस संविधान संशोधन के तहत? 11वां संविधान संशोधन 1962। ऊपर जो हमने बात करी थी 1961 थी, 1962 में। ठीक है ना, तो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, ठीक, किस अनुच्छेद के तहत? 371 ए के तहत, 371 ए के तहत। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, आगे बताता हूँ कि अनुच्छेद संविधान का संशोधन 14वां संविधान संशोधन 1962 में भी हुआ था, जिसमें पौंडीचेरी फ्रांस द्वारा स्थानांतरण के बाद भारतीय संघ में शामिल हो गया था, पौंडीचेरी को। तो ठीक है, तो 14वें संविधान संशोधन द्वारा 1914वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पौंडीचेरी को फ्रांस और पुर्तगालियों से, दमन दीव दादरा नगर हवेली गोवा को पुर्तगालियों से, लेकिन पौंडीचेरी को फ्रांस से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। कौन संविधान संशोधन? 14वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा है। ठीक है, 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी जो पहली भाषा जोड़ी गई 14 के बाद पहली भाषा जोड़ी गई, 15 हो गई थी, वो सिंधी भाषा थी, जो 8वीं अनुसूची मैंने बताया था भाषा के बारे में है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 26वां संविधान संशोधन होता है 1971 में होता है। रियासतों के पूर्व शासकों को दिए गए प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए। जो रियासतों को प्रीवी पर्स दिए गए थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत। ये बहुत पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को एक भारतीय राज्य का दर्जा। 36 जुलाई 72 3 75 ऐसे करके याद करिए। ठीक है ना, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को कब प्राप्त हुआ? 1961 में। 12वां संविधान संशोधन, 10वें संविधान संशोधन 1961 में दादरा नगर हवेली को। फिर इसके बाद हमने क्या बात किया था? नागालैंड को कितने प्राप्त हुआ था? 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन 1962 में। ठीक है, नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रांस से 1962 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ का राज्य शामिल किया गया था, 14वां। ठीक है, याद रखिएगा कि 10वां 12वां 13वां 14वां। ठीक है ना, तो इस बात को भी दिमाग में जो है आपको रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं 42वें संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1976 में बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। भारत में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य मतलब अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अखंडता, ठीक है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य शब्दों को जोड़ा गया था, अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को विविध अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 था। कौन सा संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978 था। याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, इसको द्वारा क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और जो है इसको जो है विविध अधिकार के जो विविध अनुसूची के रूप में इसको जोड़ा गया था 301 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब 52वां संविधान संशोधन 1985, चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी, अगर चुनाव हो गया, चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी का दल बदल करना गैर कानूनी है। किसी अन्य पार्टी का, ठीक है, दल बदल करना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ प्रावधानों के बाद आप कर सकते हैं। तो ये इसमें डीप में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि चुनाव होने के बाद पार्टियाँ बदल ली जाती हैं, तो वो कुछ कंडीशंस होती हैं, इनके तहत बदला जाता। नहीं तो ये दल बदल कानून बताया था अनुसूची 10 में। ठीक है, 52वीं संविधान संशोधन के तहत इसको जो है बनाया गया था, जोड़ा गया था। अब 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मतदान की उम्र की आयु को हटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले मतदान करने की उम्र जो है 18 वर्ष थी और 21 वर्ष थी, फिर इसके बाद में इसको 18 वर्ष कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। नमक, इस ट्रिक से याद करिए, नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ी गई थी? 1967 में। कौन सा अनुच्छेद? देखो भूल गया ना दिमाग में, तो 1971 में। इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब 1971 में जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया था। इस बात को भी आपको दिमाग में जो है रखना है। ठीक है, तो इस बात को अब आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ
जैसे मैंने आपसे बताया नहीं कि अब इस 61वां वाले हमने बात कर ली थी, 61वां 71वां बात कर रहे थे, 1992 में आया था, जो कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन था 1967। ठीक है, कहते हैं ना 21वें ए में मैंने क्या बताया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। 11वां का मौलिक कर्तव्य था, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये याद रखिए, 21वां से क्या है, भाषा की बात है, सिंधी भाषा पहली भाषा है, तो भाषा से इसको याद कर सकते हैं ट्रिक बना के कि अनुच्छेद 21A में किसके बारे में बताया गया, शिक्षा के मौलिक अधिकार को। तो शिक्षा किससे मिलती है, हिंदी मतलब भाषाओं से मिलती, भाषा के द्वारा शिक्षा बताई जाती है, भाषा का संबंध शिक्षा से होता है। तो शिक्षा हिंदी भाषा मतलब भाषा में सिंधी भाषा पहले जोड़ी गई थी। तो ऐसे करके जो है ओवरऑल ट्रिक बना सकते हैं और जो है इसको जो है अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब 73वां संविधान संशोधन 1993, पंचायत राज व्यवस्था। ठीक है, 1993 पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना संविधान अनुच्छेद संविधान में भाग 9 के अंतर्गत अंतः स्थित है। ठीक है, अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के तहत नगर पंचायतों को नहीं, ग्राम पंचायतों को, मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। फिर नगर पंचायत नगर पालिकाओं का गठन किया गया था 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक है, इस बात को भी दिमाग में रखना है, ये 9 के ए में है। तो इसके अनुच्छेद को भी हमने बता दिया है। 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, उसमें बताया था कि हमने कितना 243 ए से 243 ओ तक, MNO। ठीक है, तो ये था। तो कौन सा अनुच्छेद कौन से अनुसूची में था, 11वीं अनुसूची में था, ये 12वीं अनुसूची में है। ठीक, भाग कौन सा था इसमें, इसमें 9वां भाग था, 9 का ए भाग था, तो ये भी याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड हैं, बस आप जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। 86वें संविधान संशोधन में बता रहा था अभी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, जो कि 11वां मूल कर्तव्य जो था, 11वां मूल कर्तव्य था, 11वां मूल कर्तव्य। पहले 10 थे मूल कर्तव्य, मूल संविधान में तो थे नहीं, फिर 10 मूल कर्तव्य आए, फिर 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का एक ए अनुच्छेद 21 के ए के तहत जोड़ा गया था, जो कि क्या था, शिक्षा का मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं, 52वां संविधान संशोधन, इसमें बताया गया है 2003 में आया था। 52वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है, बोर्ड मास हम लोग पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास मैथमेटिक्स में, तो ऐसे याद कर लिएगा, बोर्ड मास बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ऐसे संथाली, एम से मैथिली, संथाली। तो बोर्ड मास जो है लास्ट में जोड़ी गई थी, पहले 1, फिर 3, 4 हो गई, 4, 4, 8, 14, 8, 22 भाषाएँ हो गई। पहले 14 भाषाएँ थी, फिर एक भाषा जुड़ी सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत, फिर दूसरी भाषा 3 भाषाएँ जुड़ी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, कोंकणी और क्या कहा था मैंने, मणिपुरी। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो था, जो 4 हमने भाषाएँ जुड़ी थी, 3 भाषाएँ जुड़ी थी, उसको कब जोड़ा था हमने, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा था। इसके बाद हमने क्या जोड़ा था, 71वें संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़ा था। इसके बाद हमने जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऐसे करके जो है 22 भाषाएँ हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 8, 22, 23, 45, 79, 95 सारे जो है एक साथ बता दिए गए हैं कि 8वां संविधान संशोधन 1960, 70, 80, 89, 2000, 2010 ऐसे करके जो है एक साथ इसको जो है दे दिया गया है। तो इसमें जो है दिमाग नहीं लगाना है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है कि ये इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनमें जो है ज़्यादा ध्यान देना है। 96वां संविधान संशोधन 2011 में आया था, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में ओरिया के जगह में उड़िया को प्रतिस्थापित किया गया था। मतलब उड़िया भाषा जो थी उसी में उड़िया को प्रतिस्थापित किया गया था। अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो भाषा उड़िया थी, 14 भाषाएँ थी, उसमें ओरिया की जगह में उड़िया भाषा कर दिया गया था। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो 96वें संविधान संशोधन 2011, 96वें संविधान संशोधन 2011। अब 97वां संविधान संशोधन 2012 सहकारी समितियों से संबंधित संविधान, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद क्या था, 9 का खा। ठीक है, 9 का खा, तो सहकारी समितियाँ। तो 97वें संविधान संशोधन 2012 के द्वारा
सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, पहले पंचायतों को, फिर नगर पालिकाओं को, फिर सहकारी समितियों को, जो कि भाग 9 का में नगर पालिका, भाग 9 के खा में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। ठीक है, तभी तो मैंने बताया कि 22 से 25 भाग हो गए हैं, तो ऐसे ही भाग हो गए हैं, ऐसे ही भाग हो गए हैं। बात समझ में आई। 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी को जोड़ा गया था। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 2018 के द्वारा। ठीक है, 101वां 2016 जीएसटी, 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी इस संविधान संशोधन के तहत। 102वां 103रा संविधान संशोधन सवर्ण ईडब्ल्यूएस जिसे कहते हैं, ईडब्ल्यूएस 2019 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण 10% आरक्षण, इसका फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन सबसे व्यापक संविधान संशोधन था, जिसमें 59 खंड थे। इसके अलावा इतने बदलाव किए गए थे कि इसे लघु संविधान कहा जाने लगा था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाने लगा था? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाने लगा था। व्यापक संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 59 खंड थे। कितने खंड थे? 59 खंड थे। इतने बदलाव हुए कि इसे लघु संविधान कहा जाने लगा था। अब 52वां संविधान संशोधन संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन था। तो इस बात को भी दिमाग में रखना कि कौन सा संशोधन सर्वसम्मति से अपनाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन, कौन सा 52वां संविधान संशोधन संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन था। ठीक, अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। हमने जो है इसका सारा कुछ कवर अप कर लिया है। अभी 20 मिनट की क्लास और रहेगी, किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो अभी आके जो है इसको दोबारा क्लास लूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन आपका ओवरऑल जितना भी मेन पॉइंट थे, इसको पढ़ने के बाद आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको बेस्ट समझ में आएगा। और जो है यहाँ से जो है आप पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आप जो है मोस्टली क्वेश्चनों को आप कवर कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।